वेरी गुड इवनिंग ऑल लीगल एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबकी डिमांड पे नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है सीपीसी के साथ साथ हम इसको भी कवर करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट। आप सभी जुडिशियल एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एंड इट इज लेट इट बी टू रिलेटेड टू एनी स्टेट, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, लेकिन आपके मेजर लॉ मैंने आपको बताया था एविडेंस इज अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट सिलेबस। किसी का भी जुडिशियल सिलेबस आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये रेगुलर क्लासेस रहेंगी, फिर भी इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सभी मैक्सिमम वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एम के लीगल शिक्षा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है इस वीडियो के। तो बाकी क्लासेज हैं वो रेगुलर रहेंगी। रेगुलर क्लासेस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बिकॉज यहाँ पे आपको मेंस, इंटरव्यू सब पूरी जुडिशरी की तैयारी कराई जाती है। पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेट इट बी टू एनी स्टेट जुडिशरी, चाहे आप किसी भी स्टेट जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्पेशली इंडियन एविडेंस एक्ट की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। आप रेगुलर क्लासेस भी नहीं कर पा रहे हैं तो नो इश्यूज, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बाकी सारे वीडियोज में अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे जो अपकमिंग वीडियोज हैं, रिलेटेड वीडियोज आते रहेंगे, वो आपको मिलते रहेंगे। सो गाइज, दिस इज द रेगुलर कोर्स फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। डेली शाम को 8 बजे हमारी क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास रहने वाली है। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में टुडे दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस व्हाट इज एविडेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भी एविडेंस है क्या। ठीक है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, वाई, व्हाट इज इट्स जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। इसका जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है। भाई एविडेंस नहीं होगा, एविडेंस एक्ट नहीं होगा तो क्या होगा। एविडेंस एक्ट 1872 में आया, तो इससे पहले क्या होता था। इट मीन्स वी विल टॉक अबाउट इट्स हिस्ट्री। हमें जनरली पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश अंग्रेज आए, इंग्लिश कॉमन लॉ से हमें लॉ दिए। आज बहुत सारी मिथ्स आपकी दूर होने वाली हैं। हिस्ट्री के बाद हम पढ़ेंगे इसका एक बर्ड आई व्यू जरूर देखेंगे, क्योंकि बर्ड आई व्यू आपको पक्का पता होना चाहिए कि एटलीस्ट उसका स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट एंटरिंग इनटू अ बिल्डिंग यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल इट्स वेज। एक बार अगर आपको पता है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर बर्ड आई व्यू आपको पता है तो इट विल हेल्प यू आउट इन द एलिमिनेशन मेथड। हाउ टू क्रैक प्री एग्जाम, एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि किन किन मेथड्स के थ्रू आप अपने अच्छे प्रिपरेशन के बाद एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं। चलिए, विदाउट डिले आई विल स्टार्ट फॉर टुडेज क्लास। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में एक ही चीज़ आती है कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग एविडेंस। ये एविडेंस क्या है, व्हाट इज दिस एविडेंस, why we are studying law of the evidence। देखो ऐसा है, बुक्स का तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। इसकी आप रतनलाल धीरजलाल की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर अवतार की बुक पढ़ सकते हैं। ये देखो, बुक आप कोई भी पढ़ो बट स्टिक टू वन बुक, स्टिक टू वन बुक। नहीं, अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई विल सजेस्ट यू रतनलाल धीरजलाल, या इट्स अ गुड बुक। डॉक्टर अवतार इज आल्सो गुड, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की आती है। देखो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेनी है आपको, बुक चाहे आप कोई भी पढ़ो। पहली चीज तो ना, एक मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आप गलती क्या करते हैं कि आपको नोट्स चाहिए होते हैं। एवरी स्टूडेंट वांट्स द नोट्स। वो नोट्स क्या करेगा, अपने सभी फ्रेंड से ना नोट्स लेके अपनी कपबोर्ड में सभी सेल्फ के अंदर नोट्स रख लेगा, बट ही विल नॉट रीड देम। एटलीस्ट वंस एक बार पढ़ लेता है, दोबारा उसको रिवाइज भी नहीं करेगा। तो नोट्स जो है वो आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए।
We will also help you out to after by providing some PDF of notes, but आप खुद के नोट्स बनाइए, वो आपके लिए एक हेल्पिंग नोट्स होने चाहिए। नोट्स बनाने का तरीका क्या है, जब आप क्लास कर रहे हैं तो यू मेक स्केलेटन नोट्स। स्केलेटन नोट्स क्या होता है, ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। यू मेक द मेन नोट्स, फिर उसके बाद आपको मेन नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जो मेंस के एंगल से होंगे। एक अलग से आपको अलग कॉपी खरीदने, एक अलग रजिस्टर खरीदना है मिनिमम 200 पेजेस का, और उसके ऊपर लिख देना है अपना नाम, और उस पर लिख देना है फ्यूचर जज, ठीक है, बिकॉज यू विल बिकम फ्यूचर जज, और उसके ऊपर लिख देना है इंटरव्यू। एंड बीच बीच में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द important facts about the interview, what are the questions which are important related to the interview of judiciary, तो उनको उसमें नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। आई होप इतना चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि क्लास जब भी शुरू होगी आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। मैं आपको बुक नहीं कोई प्रेफर कराऊंगा आपसे कि आपका मन है आप कोई बुक लीजिए, देखिए मैं आपको कोई बुक नहीं बताऊंगा, मेरे हिसाब से आप बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। आई विल डिक्टेट यू द नोट्स आपके मैं बनवाऊंगा। अगर आप कोई एक बुक रखना चाहें डेफिनेटली आप रख सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। नहीं देखो यार, मैं किसी राइटर के साथ नहीं जा रहा हूँ, आप सभी राइटर्स की बुक अच्छी, जिन जो बुक्स लिखते हैं वो बहुत जीनियस होते हैं, अच्छी बुक्स लिखी है, सभी अच्छी बुक्स लिखी है, ठीक है। एक बुक में अगर रखेंगे तो अच्छा है आपके लिए, नो इश्यूज। अदरवाइज बेयर एक्ट इट मस्ट विद यू, और लेटेस्ट बेयर एक्ट। मैं आपको पहले कहता हूं कि पुरानी चीजें मत रखा करो, लेटेस्ट बेयर एक्ट रखा करो, ठीक है। नोट्स मेकिंग हम करेंगे, और साथ ही साथ आपके पास हाइलाइटर होने चाहिए एटलीस्ट 2 कलर के, मिनिमम 2 कलर्स के, ठीक है। स्टिक नोट्स नहीं ले सकते हो तो A4 साइज के जो आपका बेयर एक्ट है, मान लीजिए आपका ये बेयर एक्ट है, ठीक है, यहाँ पे बेयर एक्ट भी लिखा है, ये कॉपी है प्रिंटेड। अब आपको इतना करना है कि इसमें इस साइज के A4 साइज के पेपर्स को काट लेना है इस साइज में, और एक रखनी है सेलो टेप। जो भी मैं आपको, अगर देखिए स्केलेटन नोट इसी तरह बनते हैं, आपका सपोज करो यह सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 के लिए कुछ आपको लिखना है, यहीं पे एक पेज चिपकाया और उसके इस तरफ आपने लिख दिया। होता क्या है कि आप किसी सेपरेट रजिस्टर में नोट्स तो बना लेंगे, बट व्हेन यू आर डूइंग रिवीजन द बेयर एक्ट इज समवेयर एल्स एंड द रजिस्टर इज समवेयर एल्स एंड यू आर समवेयर एल्स, तो सारी चीजें इकट्ठी नहीं हो पाती हैं। सो इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द रिवीजन। क्लियर? शुड आई स्टार्ट द क्लास नाउ? आज थोड़ा सा हमारी बातें ज्यादा होगी। हाउ टू क्रैक द मेंस सारी बातें करेंगे, अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ है, चिंता मत करो, बिल्कुल आपको अच्छे से बताई जाएंगे सारी चीजें। अभी बैक टू द इंडियन एविडेंस एक्ट वी विल डिस्कस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें इस वर्ड की, भाई इंडियन क्योंकि इंडिया है, ठीक है, एक्ट ये कानून है, 1872 1872 में कानून बना था। बट व्हाट इज दिस एविडेंस? एविडेंस क्या है? बाय द जूरिस्प्रूडेंस, आप देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस जब आपने पढ़ा होगा LLB में सभी ने, आप इंडियन जूरिस्ट के नाम नहीं मिलते हैं, ठीक है, आपको सारे ना इंग्लिश जूरिस्ट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसका ओरिजिन इंडिया में था ही नहीं, बट ऑल्दो हमें थ्योरी के हिसाब से चलना पड़ता है, तो सबसे पहले हम आएंगे लैटिन पे, बिकॉज द लॉ हैज इट्स रूट्स इन द लैटिन वर्ड्स। तो एक लैटिन वर्ड्स यूज होते हैं यहाँ पे, एविडेंट, EVID है, एविडेंट और एविडेर। इनका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स टू प्रूव और टू शो क्लियरली, यानी कि किसी चीज को साबित करना है, बहुत क्लियरली देखना है, ठीक है। अब ये तो होगी लैटिन की, भाई जहां से इसका वो आया है। इट मे बी आस्क्ड बाय सम पर्सन की भाई कहाँ से इसका सोर्स कहाँ है एविडेंस का, ठीक है। अब उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, डिक्शनरी में कब ऐड हुआ, इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत बाद में ऐड हुआ था ये एविडेंस वर्ड, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड। अब आपको समझना इसमें ये है इंपॉर्टेंट चीज। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है कि मान लो कोर्ट है, क्या है, कोर्ट रूम है। कोर्ट रूम में यहाँ कौन बैठे हैं भाई साहब? आपके फ्यूचर जज हैं आप। अब यहाँ आपका एक कटघरा होगा, यहाँ एक बंदा होगा, यहाँ एक पार्टी होगी, एक एडवोकेट साहब यहाँ होंगे, एक एडवोकेट साहब यहाँ पे होंगे। आर्गुमेंट्स चल रही हैं, जज साहब सुन रहे हैं, जजमेंट दे देंगे। एक जनरल आम आदमी के दिमाग में, जहन में जो चीज़ आती है कोर्ट को लेकर ये आती है।
Now what they are giving to the court, what they are producing in the court, they are producing some documents, they are producing the witnesses. तो वो सब क्या है, वो एविडेंस है, एंड दिस एविडेंस हेल्प दिस जज और दिस कोर्ट टू असर्टेन द ट्रुथ ऑफ द फैक्ट. अंडरस्टूड. सो अगर एविडेंस का हम लॉ डिक्शनरी के हिसाब से भी देखें, सो एविडेंस इज समथिंग विच असर्टेन द ट्रुथ ऑफ द फैक्ट, जो असर्टेन करती है. इट मीन्स एविडेंस इज समथिंग विच लीड द कोर्ट टू सेटिस्फैक्शन और हेल्प टू रीच द कंक्लूजन. एंड व्हाट इज द कंक्लूजन? इट इज द जजमेंट. भाई देखो, कोर्ट किस लिए है? टू प्रोवाइड द जस्टिस. अब जस्टिस देना है. जस्टिस कैसे मिलेगा? व्हेन इफेक्टिव एविडेंस इज गिवन, प्रॉपर एविडेंस इज गिवन, ठीक है, देन अ जज और कोर्ट कैन पास अ प्रॉपर जजमेंट, a correct judgment, or only when the correct judgment is given, then only the actual purpose of the justice is achieved. It means if you have a good evidence, the court will deliver a good judgment. Understood? सिंपल से शब्दों मैंने आपको बता दिया. अगर एविडेंस पे क्वेश्चन लिखने को आ जाए तो ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हो. आप जब मैंने आपको लॉ डिक्शनरी जो डेफिनेशन बताई वो आप लिख सकते हो, ठीक है. मैंने आपको जो दूसरे डेफिनेशन वो लिख सकते हो. Because see, evidence, it can be a statement by someone. Evidence क्या है? It can be ये किसी के द्वारा स्टेटमेंट हो सकती है by someone, और स्टेटमेंट by someone means उसको हम क्या कहते हैं? विटनेस, गवाह, ठीक है, आपका भी गवाह, यही कहते हैं. एंड इट कैन बी ए डॉक्यूमेंट, इट कैन बी अ थिंग. क्यों भाई? मान लीजिए मर्डर का केस है, आपने रिवॉल्वर जब्त की है, चाकू जब्त किया है, योर वेपन, देयर मे बी सम मटेरियल, देयर मे बी सम व्हीकल, मे बी शू, मे बी एनीथिंग. ओके, सो इट मे बी डॉक्यूमेंट और थिंग. नाउ वी डिवाइड दिस इनटू ऑरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. दो वर्ड आपने भी सुन लिए. So these statements and these documents help the court for किस तरह से? It to rebut the things or to backing up the things. भाई जो आर्गुमेंट्स होंगी वो क्या करेंगे? या तो ये किसी चीज को रिबट करेगा आर्गुमेंट को, या उसको सपोर्ट करेगा. एंड इट विल हेल्प द कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन. दैट इज द जस्टिस. यहां तक कोई किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है. इससे पहले कि मैं एविडेंस के रूल्स के ऊपर जाऊंगी, रूल्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है भाई, आप किस तरह से एक एविडेंस क्या कहता है, मान लीजिए किसी चीज के फोटोज दिए गए तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे. सो बिफोर गोइंग टू दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर बेयर एक्ट. एक छोटा सा जस्ट अ ग्लिम्स, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझते हैं हम. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 1872 में आया. कब आया? 1872 के अंदर. अब इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया. कैसे? 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया. ठीक है, 167 सेक्शंस हैं. स्ट्रक्चर पता लगी? ठीक है, टोटल 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा 3 पार्ट्स बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप इसी को यहां समझिएगा, एस को यहां समझिएगा. ठीक है, टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. इट मींस द एविडेंस इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज द रिलेवेंसी, सेकंड पार्ट इज द प्रूफ, एंड थर्ड पार्ट इज द इफेक्ट ऑफ दैट प्रूफ. भाई सबसे पहले आपको रिलेवेंट बनाना है, ठीक है, फिर आपको वो प्रूफ देना है उसका क्या इफेक्ट रहेगा. ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई. अब इसको कौन लेकर आया, कैसे लेकर आया, कैसे हुआ, सो नाउ वी विल डिस्कस इट्स हिस्ट्री. ठीक है, हिस्ट्री जानना हमें बहुत जरूरी है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एक बार जानते हैं, फिर हम इसके जुडिशियल एसेंस को समझेंगे. देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट जब ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश इंडिया जब यहाँ नहीं किया, ब्रिटिशर्स का राज था. ठीक है, एविडेंस एक्ट नहीं बना था 1872 से पहले. तो वहां पे क्या था कि सेट ऑफ रूल ऑफ एविडेंस फॉलो होते थे. अब ये डिफरेंट लेजिस्लेचर्स ने बना रखे थे.
वो फॉलो होते थे। साथ ही साथ जो सेटल्ड जो जुडिशियल डिसीजन आते, 3 प्रेसिडेंसी थी आपकी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास एट दैट टाइम। सो इन ऑल दीज 3 रेजिडेंसीज द एविडेंसेस आर डिसाइडेड बाय द इंग्लिश कॉमन लॉ और द डिसीजन बाय दोज कोर्ट्स, बाय द लोकल कस्टम्स, बाय द हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। सो देयर इज अ ह्यूज कंफ्यूजन कि भाई क्या किया जाए, किसको फॉलो किया जाए। The set of rules are based upon the personal laws, customary law, evidence, custom and usage etc. इन सब के ऊपर था। अब होता क्या है कि भैया 1868 में सर, तो उनको नहीं कहना चाहिए, मिस्टर हेनरी समरमैन, ठीक है, इनका आप जूरिस्प्रूडेंस में काफ़ी नाम सुनेंगे, बहुत सारी डेफिनेशन इन्होंने दी हैं। 1868 में ये लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल के। इनको बोला गया कि यार आप ना इंडिया के लिए एक एविडेंस एक्ट बनाओ, ठीक है। अब इन्होंने जो इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया वो चला नहीं, बात नहीं बनी, नहीं बना पाई इफेक्टिव। फिर 1871 में यही काम दोबारा सौंपा गया जेम्स फिट्जी स्टीफन को, एंड ही इज द पर्सन हु इज नोन एज ड्राफ्टर फादर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो यहां से बन गया, क्वेश्चन आपका एक यहां से बन गया ना, ठीक है। ये इस तरह चीजें याद रखनी, ये आपका क्वेश्चन बन गया है कि हु इज द ड्राफ्टर, जेम्स फिट्जी स्टीफन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम जहां भी जाएंगे तो क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हुए चलेंगे। 1871 में इनको ये काम दिया गया और 1872 में 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल काउंसिल ने इसको असेंट दे दिया अपना, ठीक है, यानी कि द लॉ इज इनेक्टेड एंड दिस इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ द 1872, ठीक है, जो कि 1872 में पारित होने वाला पहला कानून था ये, और इट केम इनटू द फोर्स ऑन 1 सितंबर ऑफ 1872, 1 सितंबर 1872 को ये लागू हो गया। 15 मार्च 1872 को क्या होता है कि असेंट मिलती है, इनेक्टमेंट डेट है। इनेक्टमेंट डेट एंड इन्फोर्समेंट डेट, ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इनेक्टमेंट मीन्स व्हेन द बिल कन्वर्टेड इनटू द एक्ट, इट मीन्स व्हेन द गवर्नर जनरल हैज साइंड दैट पर्टिकुलर एक्ट बिल, इट कन्वर्टेड इनटू, जब अभी क्या होता है, जब कोई पार्लियामेंट में बिल आता है, बिल आने के बाद जिस दिन प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, दैट इज द इनेक्टमेंट डेट, असेंट डेट, ठीक है, प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट टू दैट। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इन्फोर्समेंट किस दिन से वो इन्फोर्स होगा, जैसे आपका आईपीसी क्या हुआ था, 6 अक्टूबर 1860 को इनेक्ट हो गया था, इट मीन्स गवर्नर जनरल काउंसिल ने उसको असेंट दे दिया था, बट इन्फोर्स कब जाके हुआ, 1 जनवरी 1862 को, क्योंकि जजेस को टाइम चाहिए था उसको समझने के लिए, पहली बार इंडिया के लिए पिनल कोड बनाया गया था। एग्जाम्पल आईपीसी का, तो जब भी ऐसे डिस्कस करना है तो इन चीजों को आपस में कोरिलेट कर लेना है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ लॉ, ठीक है। एविडेंस एक्ट समझ लिया आपने, एविडेंस एक्ट में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब से हम इसको IEA 1872 लिखेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ये 3 पार्ट्स फर्दर 11 चैप्टर्स में डिवाइड है, और ये 11 चैप्टर्स टोटल 167 सेक्शंस कैरी करते हैं, पहली चीज हो गई। दूसरा है ये, थोड़ा स्लाइड आगे चलेगी कोई बात नहीं, दूसरा है दिस इज एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, 15 मार्च 1872, ठीक है, ये 15 मार्च है, 15 मार्च, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या रहने वाला है, 1 सितंबर 1872। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। ये पूरा का पूरा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज आती है कि भैया ठीक है, ये तो है, इसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द लॉ, लॉ कैसा होता है। लॉ आपका प्रोसीजरल हो सकता है, लॉ आपका सब्सटेंटिव हो सकता है। देखिए देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द लॉ, आई होप आपको पता होगी ये चीज, हम पहले बहुत सारी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। एक आपका सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है। Substantive law always determine the legal right, duties and liability. The procedural law, the
actual job of this procedural law is to put the substantive law into the motion, and Indian Evidence Act is a procedural law but not fully. आप इंटरव्यू में बोलेंगे कि जी प्रोसीजरल है, वो कहेगा कि पूरा एक्ट प्रोसीजरल है, नहीं नहीं भैया, उसके अंदर एक चैप्टर 8 आता है एस्टॉपेल, 115 से 117 तक 3 सेक्शन है, 115, 116, 117। ये जो पार्ट है आपका चैप्टर 8, दिस इज सब्सटेंटिव इन नेचर, अदरवाइज द रिमेनिंग लॉ एविडेंस एक्ट इज प्रोसीजरल इन नेचर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। इट ऑल्सो कंटेन्स फ्यू सब्सटेंटिव प्रोविजंस, फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपेल, ये आपका सेक्शन 115 से लेके 117 तक चैप्टर 8 में आता है। ठीक है, एस्टॉपेल का मतलब होता है स्टॉपर की तरह काम करता है, जो आपने एक बार कह दिया उससे आप मुड़ नहीं सकते। चिंता मत करो, जब आएंगे इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब एक चीज आती है कि जैसे आप आईपीसी जब हमने की थी तो हमने बात की थी कि इट इज ए लैक्स लॉ की। आईपीसी के लिए हम बात करते हैं लैक्स लॉ की, यानी कि लॉ ऑफ द लैंड। बट इंडियन एविडेंस एक्ट इज लैक्स फॉरी। व्हाई इट इज नोन एज लैक्स फॉरी? व्हाई इट इज कॉल्ड लैक्स फॉरी? बिकॉज दिस इज द लॉ विच गवर्न्स द कोर्ट, दिस इज द ओनली लॉ विच गवर्न्स द कोर्ट, क्योंकि यही बताता है कोर्ट को कि किस तरह से एविडेंस लिया जाएगा, किस तरह से एविडेंस लिया जाएगा, ये आपको बताएगा। अंडरस्टूड? सो इट इज द लैक्स फॉरी मीन्स लॉ ऑफ द फॉरम। ठीक है, इट इज द लैक्स का मतलब क्या होता है? लॉ, और फॉरी का मतलब होता है फॉर्म। एविडेंस एक्ट इज अ लॉ विच गवर्न्स द कोर्ट। सो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। लैक्स फॉरी इंडियन एविडेंस एक्ट को कहते हैं, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब एक बार इसका बर्ड आई व्यू जरूर याद कर लेते हैं हम। ठीक है, पहली क्लास है, मैं आपको ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, तो एक बार बस मोटे तरीके पे समझेंगे कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मैंने आपको बताया 11 चैप्टर हैं, 167 सेक्शंस हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आता है रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स, चैप्टर 1 और 2। चैप्टर 2 आता है ऑन प्रूफ, चैप्टर 3 और 2, 6, 3, 4, 5, 6। ठीक है, टोटल यहाँ पे 4 चैप्टर आते हैं, और जो रिमेनिंग आपके चैप्टर बच गए 7 से लेके 11 तक, दैट इज प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द एविडेंस। आप समझ पा रहे हैं, पार्ट 1 में सबसे पहले आपको एविडेंस को रिलीवेंट बनाना है, फिर प्रूफ देना है। ठीक है, और भैया फिर उसका इफेक्ट देखा जाएगा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। 3 तरह से इसका डिवीजन है, बहुत प्रैक्टिकल डिवीजन किया गया है, बहुत अच्छा लॉ है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। पार्ट 1 में 2 चैप्टर दिए गए हैं, पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स है। अच्छा, सेक्शन बता देते हैं, चलिए। इंट्रोडक्शन जो है आपका, ये आपका सेक्शन 1 से लेकर के, मैं एस नहीं लिख रहा हूँ, 1 से लेके 4 तक है, और ये 5 से लेके 55 तक है। ठीक है, चैप्टर 2 एंड दिस इज चैप्टर 1। नेक्स्ट इज द पार्ट 2 ऑन प्रूफ, चैप्टर 3 टू चैप्टर 6। चैप्टर 3 बात करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, ऐसे फैक्ट्स जिनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, उनके बारे में बात करता है। 56, 57, 58। ठीक है, यहाँ तक इसकी बात है। चैप्टर 4 बात करता है ओरल एविडेंस की, 59 एंड 60। चैप्टर 5 बात करता है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 61 से लेकर 90A तक। और चैप्टर 6 बात करता है आपका एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ द ओरल एविडेंस। बेस्ट एविडेंस रूल यहीं पे आएगा आपका 91 से लेकर 100 तक। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट की बात करते हैं प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द एविडेंस, चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 11 तक। 7 बात करेगा बर्डन ऑफ प्रूफ की, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहना चाहिए, ऑनर्स ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या डिफरेंस होता है। एस्टॉपेल जो हमने कहा कि सब्सटेंटिव इन नेचर है, 115 टू 117, और ये 101 से लेकर के 114A तक। चैप्टर 9 जो बात करता है विटनेसेस के बारे में बात करेगा, हु इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस। देन चैप्टर 10 बात करेगा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, 135 से लेकर के 166 तक। और चैप्टर 11 एक ही सेक्शन आता है 167, दैट डील्स विद द इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ द एविडेंस। थोड़ा सा स्पीड में कराई ये चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, लेकिन मैं शुरू करने से पहले, अब इससे पहले कि मैं एविडेंस के आपको गोल्डन प्रिंसिपल्स में लेके जाऊँ, 3 गोल्डन प्रिंसिपल पे पूरा एविडेंस एक्ट बेस्ड है।
मैं आपको टाइप ऑफ एविडेंसेस कराऊं। एक आपके माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए थी कि भाई एविडेंस एक्ट कब आया था, कौन लेके आया था, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर दे रखा है और क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट लेक्चर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो मैंने आपको ये बर्ड आई व्यू बताया है, ये बर्ड आई व्यू मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि किस तरह से 167 सेक्शंस 11 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड है। आई होप इतना कर लेंगे आप। कल की क्लास में उम्मीद करता हूं आपसे कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, एक्ट नंबर, ड्राफ्टेड बाय होम, नेचर ऑफ द एविडेंस, व्हाई इट इज नोन एज लेक्स फोरी, डेफिनेशन ऑफ द एविडेंस एंड इट्स बर्ड आई व्यू, इतना आप कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद कल हम बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव करेंगे इसका गोल्डन प्रिंसिपल्स के बेस पे तीनों थ्योरीज करेंगे आपको, और देन वी विल स्टार्ट द एविडेंस एक्ट। आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट रही है क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास थी, बहुत ज़्यादा इसमें वैसा वाली डीप चीज़ें नहीं थी, लेकिन एक बेसिक आपको आइडिया मिलना बहुत ज़रूरी था, सो दैट कि यू कैन मेकअप योर माइंड अबाउट द एविडेंस एक्ट। पहले दिन से आपको मैं बड़ी चीज़ें एकदम से नहीं देना चाह रहा था ताकि वो लोड आपके माइंड पे ना बने। देखो, हिस्ट्री का मैंने आपको बताया कि हमारे हिंदू कल्चर में, जैसे आपने कहा, या फिर मुस्लिम कल्चर में, या दूसरे रिलीजन से, उनमें इसके क्या रूट्स थी, इनकी भी हम बात करेंगे। देखिए, जनरली वैदिक लॉ को हम, जो हमारा जो हिंदू लॉ है, उसको हम सनातन को सबसे पुराना मानते हैं, और हमारे धर्म शास्त्रों में इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, ठीक है। एक नारद स्मृति आपको मैं कल हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, प्रोसीजरल लॉ था, किस तरह से क्या होगा, मनुस्मृति आपने पढ़ी है, तो इन सब चीज़ों पे हम कल डिस्कशन करेंगे, डेफिनेटली। नहीं, ऐसा नहीं है कि 1872 से पहले हमारे पास एविडेंस एक्ट नहीं था, एविडेंस एक्ट था। इवन हमारे इन चीज़ों को पढ़ने के बाद कॉमन इंग्लिश लॉ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए थे, बट स्टिल इट्स अवर व्हाट आई कैन कॉल दिस, कि भाई बहुत सारी चीज़ों पे इंडिया का नाम नहीं आ पाता है। इवन मुस्लिम लॉ में भी आपको पुराने में बहुत सारी रूट्स मिलती हैं, इस पर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको जितना बताया उतना कीजिए, कल हम बाकी स्टार्ट करेंगे अपना अच्छे से इसको, ठीक है, 3 बेस्ट रूल के साथ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ वर्क हार्ड, एंड इफ एनी डाउट प्लीज़ यू कैन विजिट द एमके लीगल शिक्षा, यूट्यूब पर जाइए, एमके लीगल शिक्षा को सर्च कीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पे आपका चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पे जाने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर भी आप अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे का लिंक भी आपको मैं शेयर कर दिया हूँ वीडियो के साथ, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर किसी को भी रेगुलर कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं जो मेल आईडी दिया है mklegalshiksha@gmail.com, आप हमें मेल करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं कल 8 बजे, तब तक के लिए बी प्रिपेयर, बी एनर्जेटिक, गुड डे।